means the final value of goods and services that all the producers in the economy are willing to supply during a period of time. It is the value of final goods and services planned to be produced by all the production units in the economy during a given period of time. तो एग्रीगेट डिमांड तो हमने देखा था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू जो सारे सेक्टर इकोनॉमी के मिलकर खरीदना चाहते हैं, दे आर प्लानिंग टू बाय एक टाइम पीरियड पे। एग्रीगेट सप्लाई है वैल्यू और फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो सारे प्रोड्यूसर्स सप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, विलिंग टू सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई है ना, तो टोटल सप्लाई सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं इकोनॉमी में, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सब मिलके गुड्स एंड सर्विसेज की जितना गुड्स एंड सर्विसेज वो सप्लाई करना चाहते हैं, तो जो उसकी फाइनल वैल्यू होती है वो है एग्रीगेट सप्लाई। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स। अब जो प्रोड्यूसर्स मिलकर सप्लाई करना चाहेंगे, हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की, जो सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर सप्लाई करना चाहते हैं इकोनॉमी में टाइम पीरियड पे, तो जो प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहेंगे वो उन्हें पहले प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा, पहले बनाना भी पड़ेगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी प्रोड्यूस बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है जो सारे प्रोड्यूसर मिलके प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो जो वो प्रोड्यूस करेंगे वही वो सप्लाई करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी सप्लाइड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर प्लान टू बी दिस द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जो प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूसर्स वही वो सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों क्या है, ये टोटल होता है एग्रीगेट सप्लाई। The value of this output equals the cost planned to be incurred on producing this output. Cost includes expenditure of payment of wages, rent, interest and profit by production units. अब हमने ये तो देख लिया कि एग्रीगेट सप्लाई होता है कि सारे प्रोड्यूसर्स मिलके जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी वैल्यू, लेकिन जो वो प्रोड्यूस करना चाहेंगे उसमें कॉस्ट भी तो आएगी, उसमें खर्चा भी आता है ना। इट इक्वल्स द कॉस्ट प्लान टू बी इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग दिस आउटपुट। अब कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है, एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, लेबर रखना पड़ेगा कुछ प्रोडक्शन करना तो उनको वेजेस पे करने पड़ेंगे, रेंट, लैंड यूज करेंगे जिसपे उन्हें रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, कैपिटल लेंगे किसी से तो उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फंड्स पे, और प्रॉफिट, और वो ये सब कर किस ले रही है, प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट का भी शेयर रखते हैं। तो कॉस्ट में ये सब आ जाएगा, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इक्वल्स नेशनल इनकम। इनकम मेथड को आप करो, जो हमने नेशनल इनकम मेथड पढ़ा था, तो ये देखा था कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आ जाता है। और अभी हमने देखा एग्रीगेट सप्लाई की जो कॉस्ट होती है ना, जो कॉस्ट होती है उसका इक्वल भी, उसके भी पार्ट्स क्या क्या होते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अभी हमने देखा ना एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया इन सब की कॉस्ट। एग्रीगेट सप्लाई जो सब कुछ प्रोड्यूस करना है, मतलब सब कुछ जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आएगी, इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब आता है। तो ये सब हो गया एग्रीगेट सप्लाई, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब की कॉस्ट मिलाकर। और ये हमने पढ़ा है कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का जो सम होता है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है, इनकम मेथड में देखा था। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर है। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इक्वल टू नेशनल आउटपुट के भी ये इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, क्योंकि सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट होता है नेशनल इनकम, और जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में उसका जो कॉस्ट हो जाएगा उसमें आएगा वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो गया ये, और एग्रीगेट नेशनल इनकम की भी इक्वल होता है, कॉस्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू
नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल आउटपुट। जी, अब इनकम के दो पार्ट्स होते हैं। आपकी जो भी इनकम है, ठीक है, आपकी फैमिली में जो भी इनकम होगी, उसका एक पार्ट कंज्यूम किया जाता है। इनकम से हम क्या करते हैं, एक पार्ट उसका खर्च करते हैं और एक पार्ट सेव कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली या तो सारा भी खर्च सकते हो, सारा भी सेव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही है सबका। तो एग्रीगेट सप्लाई इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। एक पार्ट इनकम का कंज्यूम किया जाता है और एक पार्ट सेव किया जाता है। अभी हमने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है। नेशनल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई अगर इनकम के इक्वल है, इनकम का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम का एक हिस्सा कंज्यूम किया जाता है, एक सेव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस